जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑफिशियल वेबसाइट चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में मैंने आपको विशेषण के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। उसी के आगे आज हम विशेषण को कंटिन्यू करते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं इस पर चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें से 4 भेद हमने बताए थे। उसमें से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, इन दोनों के बारे में हमने आपको बातें बताई थी। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने बताया था, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी मैंने आपको 5 भेद बताए थे, जिसमें से मैंने आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक विशेषण के बारे में बात की थी। इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पर चर्चा हुई थी। तो चलिए वहीं से क्रम बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग प्यारे बच्चे फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला बिंदु है, पहला हेडिंग है, वो है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा ये विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण। आपने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था और संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा और मात्रा का मतलब नाप या तौल। तो ऐसे विशेषण शब्द जो वस्तुओं की अर्थात संज्ञाओं की मात्रा अर्थात नाप तौल का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञाओं की मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बात और जाननी है आपको, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए मात्रा सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे लीटर, किलो, मीटर, बीघा, गज, ये सभी मात्रा सूचक शब्द है। तो यहाँ पर अगर हम परिभाषा लिख दें इसकी, तो ऐसे विशेषण शब्द जो वस्तुओं की या संज्ञाओं की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं, संज्ञाओं की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत मैंने ये बताई, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें मात्रा सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी मात्रा हो, जैसे किलो में होती है, लीटर में होती है, मीटर में होती है, जमीन की मात्रा होगी तो गज में होगी, फुट में होगी, बीघे में होगी, बिस्से में होगी। यहाँ पर अनाज की मात्रा होगी तो मन में भी हो सकती है, कुंटल में भी हो सकती है। तो बहुत सारी मात्राएं होती है, जैसा कि आप जानते हो। अब यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराएगा, तो आपको यह भी पता होगा कि मात्रा या तो निश्चित होगी या तो अनिश्चित होगी। यानी मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक हो जाएगी निश्चित मात्रा। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो इसके भेद में कितनी हो जाएगी, 2 भेद हो जाएंगे। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो मात्राएं या तो निश्चित होंगी और या तो अनिश्चित होंगी। इतनी बातें सभी को क्लियर है। चलिए अब इसके आगे हम बताते हैं। अगर इसके भेद पर हम बात करें, परिमाणवाचक विशेषण के भेद की हम बात करें या प्रकार की हम बात करें, तो इसके कितने भेद हो जाएंगे, 2। एक हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोग बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आरओ और एआरओ के एग्जाम में 10 सवाल विशेषण से पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है सिलेबस में। और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नोट करते रहिए आप सभी लोग। अब अगर किसी संज्ञा की जो मात्रा बताई जाए वो निश्चित होगी तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, और मात्रा यदि अनिश्चित होगी तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, 5 लीटर दूध। क्या लिख दिया, 5 लीटर दूध। तो 5 लीटर दूध, यहाँ पर दूध की मात्रा बताई जा रही है कितनी है,
5 लीटर है। तो यहाँ पर 5 लीटर मात्रा निश्चित होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम लिख दें 10 किलोग्राम सेब, तो यहाँ पर सेब की जो मात्रा है वो कितनी हो गई, 10 किलोग्राम हो गई। तो निश्चित हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे हम लिख दें 2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन। यहाँ पर बात की जाए किसकी बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है। उसकी मात्रा कितनी है, 2 बीघा है। तो भी 2 बीघा क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे है अगर लिख दे 1 मन अनाज, यहाँ पर पूछा जाए 1 मन क्या है, तो आप बता देना अनाज की मात्रा है। तो जब मात्रा निश्चित है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे हम लिख दें 4 गज मलमल, 4 गज मलमल। यहाँ पर मलमल जो है कपड़े को कहते हैं, और यहाँ पर मलमल की मात्रा कितनी है, 4 गज। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी मात्राएं आ जाएंगी। जैसे हम लिख दे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। अब यहाँ पर कपड़े की जो मात्रा है वो बताई गई है, कितना है, 2 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 गज 4, 1 मन 4 गज 2 मीटर 5 लीटर 10 किलोग्राम 2 बीघा, ये सब मात्रा सूचक शब्द हैं और ये संज्ञाओं की मात्रा संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो ये कौन से विशेषण हो जाएंगे, परिमाणवाचक। अब मात्रा ये सब चूंकि निश्चित है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही अगर अनिश्चित मात्रा का बोध कराई जाए संज्ञा की, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित मात्रा, अब ध्यान दीजिएगा अनिश्चित मात्रा कैसे होगी। जैसे मैंने लिख दिया 20 लीटर तेल, 20 लीटर तेल। अब 20 लीटर तेल कहने का तात्पर्य यह है कि तेल की जो मात्रा है वो 20 लीटर नहीं है, 20 लीटर है, यानी 20 लीटर से अधिक है, लेकिन कितनी है पता नहीं है। मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा कि नहीं होगा, बताइए। जैसे कह दिया जाता है कि मेरे पास सैकड़ों बीघे खेत हैं, मेरे पास सैकड़ों बीघे खेत हैं, सैकड़ों बीघे खेत हैं। अब यहाँ पर जो सैकड़ों बीघे है वो किसकी मात्रा बता रहा है, खेत की मात्रा बता रहा है। तो यहाँ पर खेत सैकड़ों बीघे, इसका मतलब 100 बीघा नहीं होगा, 100 से अधिक है। कितना है, मात्रा निश्चित नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सैकड़ों बीघे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर 20 लीटर, यहाँ पर सैकड़ों बीघे, ये दोनों जो मात्राएं हैं ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कह दिया जाए कि मैंने कई दर्जन कलमें खरीदी, कई दर्जन कलमें खरीदी। अब यहाँ पर कई दर्जन जो है ये क्या है, मात्रा अनिश्चित है कि नहीं कलम की, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने विशेषण के 4 भेद आपको बताए थे, उन चारों भेदों में हमने पढ़ा, फिर से मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। अगर बात की जाए विशेषण के भेद की, तो मैंने आपको 4 भेद बताए थे। विशेषण के भेद में चारों में से 3 भेद आप पढ़ चुके हो, वो चारों भेदों का नाम आपको याद रखना होगा। मैंने आपको बताया था, एक होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के बारे में मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की है। दूसरा फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, इसके पिछले वीडियो में दोनों के बारे में मैंने बहुत अच्छी सी व्याख्या प्रस्तुत की, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा आज मैंने बताया है परिमाणवाचक विशेषण। ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है इसके बारे में भी आज आपने देखा कि 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। और जो चौथा है वो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। और इसी को कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्वनाम पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताया था। तो अब हम चर्चा करेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। तो चलिएगा, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है संकेतवाचक विशेषण, या इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो हेडिंग हम बना देते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी नोट करके आराम से पढ़ते रहिए।
जितने भी सवाल यहां से बन सकते हैं वो सारे सवाल आपके एग्जाम में सही होंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के पहले किया जाता है। यानी जब किसी सर्वनाम का प्रयोग कोई जातिवाचक, तुरंत बाद जातिवाचक संज्ञा आ जाए तो वह क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सार्वनामिक विशेषण जब, यहां पर परिभाषा में लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। जब कोई सर्वनाम के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए, कौन सी संज्ञा? कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए और इस जातिवाचक संज्ञा के बाद कोई फिर से सर्वनाम आ जाए अथवा कोई संज्ञा आ जाए अथवा कोई विशेषण आ जाए अथवा कोई क्रिया आ जाए अथवा अन्य पद आ जाए, तो ये जो संज्ञा होगा, ये जो सर्वनाम होगा, सर्वनाम ये क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर मैं फॉर्मेट बना दूं, डायग्राम बना देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कोई निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो, निश्चयवाचक फॉर्मेट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप जानते हो निश्चयवाचक होता है यह, वह, और इसका बहुवचन होगा ये, वे, फिर है कोई, कुछ, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम बनेंगे। अब यहां पर इसके तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए, क्या आ जाए? जातिवाचक संज्ञा आ जाए। अब इसके तुरंत बाद यहां से बना लीजिए, इसके तुरंत बाद कोई सर्वनाम आ जाए या कोई संज्ञा आ जाए या कोई विशेषण आ जाए या कोई क्रिया या अन्य पद, यहां पर देखिए इस तरह से ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अगर ये बन रहा है तो यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ या और जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। ये क्या कहलाने लगेंगे? सार्वनामिक विशेषण। और जब यही सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यही दोनों में अंतर है। एक लाइन में फिर से सुनिएगा। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो ऐसे सर्वनाम को सर्वनाम कहते हैं, और जब यही सर्वनाम के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए, उसके बाद सर्वनाम या संज्ञा या विशेषण या क्रियापद में से कोई भी आ जाए, तो ये जो सर्वनाम होता है ये क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया कि यह मेरा घर है, सॉरी, यह मेरा घर है। देखिए, यह मेरा घर है, यहां पर मैंने एक वाक्य लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर यह शब्द क्या होगा तो आप क्या बताओगे? सर्वनाम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहीं पे लिख दूं यह घर मेरा है, अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि यह घर मेरा है, अब यहां पर देखिए वाक्य बदल गया। इन दोनों की अगर बात करें तो आप ईमानदारी से देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जो यह शब्द है ये तो सर्वनाम है, चूंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसके तुरंत बाद कोई संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह शब्द है, इसके तुरंत बाद क्या आ गई है? जातिवाचक संज्ञा आ गई है। आ गई है कि नहीं आ गई है? तो ये जो जातिवाचक संज्ञा होगी इसी की विशेषता के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब जो घर शब्द है ये क्या बन गया? जब विशेष से बन गया तभी तो यह विशेषण बना। तो यानी यहाँ पर जब सर्वनाम के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए, जब सर्वनाम के तुरंत बाद जातिवाचक संज्ञा आ जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा विशेष से बन जाती है, और जो सर्वनाम होता है ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब यहाँ पर मेरा शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। देखिए आप लोग
फॉर्मेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। पीछे मैंने बताया था कि इसके बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए, उसके बाद सर्वनाम आ जाए तो यह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, और ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये विशेष से बन जाती है। तो यहाँ पर इसी रूप में तो लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सर्वनाम के बाद जातिवाचक संज्ञा आ गई, उसके बाद सर्वनाम आ गया। अब यह शब्द सार्वनामिक विशेषण बन गया और जो जातिवाचक संज्ञा है या विशेष बन गया, इसकी विशेषता बता रहा है या। लेकिन यहाँ पर सर्वनाम के बाद सर्वनाम है तो यहाँ पे केवल सर्वनाम होगा, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं आई है इसके तुरंत बाद, तो ये सर्वनाम के रूप में होगा, ना कि सार्वनामिक विशेषण के। जैसे हम लिख दे ये, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तकें मेरी हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं। अब एक वाक्य लिख दे हम, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर बहुवचन के रूप में लिखा गया है, यह का बहुवचन है ये। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये शब्द क्या है और यहाँ पर पूछा जाए ये शब्द क्या है, तो यहाँ पर आप ऊपर वाले वाक्य में देखेंगे ये शब्द सर्वनाम मान लीजिए और इसके तुरंत बाद जातिवाचक संज्ञा आ गई। अब इसके तुरंत बाद फिर क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो यहाँ पर ये शब्द क्या बन जाएगा, आप लोग बताइए ध्यान से, यहाँ पर ये शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा कि नहीं होगा, रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर पुस्तकें की बात की जाए तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये किस रूप में है, विशेष के रूप में, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है शब्द के द्वारा। यहाँ पर मेरी शब्द क्या हो जाएगा, मेरी शब्द जो है ये सर्वनाम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए इस वाक्य में ये मेरी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर ये शब्द क्या है, सर्वनाम है, ना कि सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं विशेषण पद को रख के चेक करता हूं। जैसे हम लिख दें, यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। और एक वाक्य मैं लिख दे रहा हूं कि यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है। अब दोनों वाक्य में आप देखिएगा अंतर है कि नहीं है। अगर पहले वाक्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए यह शब्द आया है, और जो यह शब्द आया है ये इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कोई जातिवाचक संज्ञा आई है, और जातिवाचक संज्ञा के तुरंत बाद विशेषण आया है, तो फॉर्मेट सही लग रहा है। तो यहाँ पर यह शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे बच्चे बताइए। तो यहाँ पर यह शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, और ये लड़का जो जातिवाचक संज्ञा है ये किस रूप में आया है, ये विशेष के रूप में आया है। तो यहाँ पर यह लड़का शब्द क्या हो जाएगा, विशेष। और अगर अच्छा शब्द की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। अब यहाँ पर दूसरे वाले वाक्य में अगर हम देखें यह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर यह शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। यहाँ पर यह शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, और अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और लड़का शब्द क्या होगा, विशेष से होगा। लड़का शब्द क्या होगा, विशेष से होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब इसके तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आएगी, जब इसके तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी तभी, और उसके बाद कोई ना कोई पद आना चाहिए, तो यह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए क्रियापद रख के हम चेक कर लेते हैं। क्रियापद रख के जैसे एक वाक्य मैंने लिखा कि वह आदमी सो रहा है, वह आदमी सो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो वह शब्द है ये सर्वनाम, इसके तुरंत बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्रिया आ गई, तो यहां पर वह शब्द क्या हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों उत्तर दीजिए। तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा कि नहीं होगा। अब आदमी शब्द जातिवाचक संज्ञा यहाँ किस रूप में आया है, तो यहाँ पर ये विशेष से क्या कार्य करेगा, और सो रहा है क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से आप देखोगे तो जातिवाचक संज्ञा के तुरंत पहले कोई सर्वनाम लगा हो और जातिवाचक संज्ञा के बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या कोई भी पद लगा हो, तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम होता है ये विशेषण का काम करता है। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है कि समझ में आता होगा।
अब यहां पर अगर पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहां पर आप लोग नोट करिएगा, हेडिंग बनाइएगा, सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं ये आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए कितने भेद होते हैं तो आप चलिए कमेंट करके बताइए। यहां पर आप देखेंगे तो 2 भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण 2 भेद होते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं और यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो मौलिक शब्द बना है मूल से। आपने देखा कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं और कुछ सर्वनाम उनके विकारी रूप होते हैं। तो जो सर्वनाम मूल रूप में संज्ञा की विशेषता बताएंगे वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, और जो सर्वनाम विकारी रूप में आकर संज्ञा की विशेषता बताएंगे वो क्या हो जाएंगे, यौगिक। यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ शब्द। अब यहाँ पर मूल रूप में शब्द होगा तो किसी शब्द का, किसी वर्ण का या कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग नहीं जुड़ा होगा, लेकिन जब यौगिक के रूप में होगा तो यही मौलिक सर्वनामों में हम प्रत्यय जोड़कर उसके यौगिक सर्वनाम के रूप में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सर्वनाम लिख दिया मैं सर्वनाम एक वचन है, पुरुषवाचक है, मैं से बना मैंने। अब मैंने या मेरा या मुझको या मुझसे, ये सभी इसके विकारी रूप हैं। तो ये जो विकारी रूप वाले सर्वनाम होंगे प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं, यही यौगिक हो जाएंगे, और जो मूल रूप में होगा सर्वनाम वो क्या हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यह और वह, ये दोनों सर्वनाम मूल रूप में है। अब निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में हमने बताया था कोई, कुछ, ये अपने मूल रूप में है। अब इनके जो विकारी रूप होंगे, यहाँ से क्या बनेगा ऐसा, वहां से क्या बनेगा वैसा, या वहां से उनका, उनकी, उनके, उसका, ये सब इसके विकारी रूप हैं। तो इसके जो भी विकारी रूप होंगे वो किसमें आ जाएंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आएंगे, और जो सर्वनाम मूल रूप में रहेगा वो मौलिक होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेट तो वही बनेगा ना कि सर्वनाम कब सार्वनामिक विशेषण बनता है, जब सर्वनाम के तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा आ जाए, और जातिवाचक संज्ञा के तुरंत बाद कोई पद आ जाए, चाहे वह संज्ञा के रूप में या सर्वनाम के रूप में या विशेषण के रूप में या क्रिया के रूप में या अव्यय के रूप में, तो ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बनता है। और यही सर्वनाम जब मूल रूप में आता है तो मौलिक होगा, और विकारी रूप में आता है तो यौगिक होगा। अब ध्यान से एक बात और समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक और निजवाचक। अगर बात करें पुरुषवाचक की तो पुरुषवाचक में मैं और तुम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और निजवाचक सर्वनाम में आप। ये 3 ऐसे सर्वनाम हैं जिनका विशेषण नहीं बनता। नोट कर लीजिएगा, ये 3 ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका विशेषण नहीं बनता। आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन आगे हम बताएंगे कि सभी सर्वनामों के जो कारकीय रूप होते हैं अर्थात विकारी रूप होते हैं, वो सदैव विशेषण का कार्य करते हैं। फटाफट नोट करिएगा। मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, निजवाचक में आप, इनका विशेषण नहीं बनता। लेकिन सभी सर्वनामों के कारकीय रूप विशेषण का कार्य करते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सभी सर्वनामों के कारकीय रूप विशेषण का कार्य करते हैं। सभी सर्वनामों के कारकीय रूप विशेषण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा आप सभी लोग, विशेषण का कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या होगा ये आपको जानना है। जैसे मैं सर्वनाम है, तो मैं सर्वनाम कभी भी इस रूप में सार्वनामिक विशेषण का कार्य नहीं करेगा, लेकिन मैं से बन जाएगा मेरा। अब ये मेरा शब्द विशेषण का कार्य करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे तुम से क्या बन गया,
तुम्हारा, तो तुम्हारा शब्द विशेषण का कार्य करेगा। जैसे आप से क्या बन गया, आपका, तो आपका शब्द कारकीय रूप है यानी विकारी रूप है, तो ये तीनों विशेषण का काम करेंगे, लेकिन मैं, तुम और आप विशेषण का कार्य नहीं करेगा। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिख दिया, ध्यान दीजिएगा कि आपका घर बहुत बड़ा है, आपका घर बहुत बड़ा है। अब यहां पर बात की जाए, आपका ये किससे बना है, आप से बना है, आप से बना है, आपका किससे बना है, आप शब्द से बना है। तो आपका के बाद क्या आ गया यहाँ पर, घर, घर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा शब्द विशेषण, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, अभी पीछे मैंने बताया है, ये विशेष बन जाएगी। और यहाँ पर आपका जो है ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा या यौगिक होगा, तो आपका सर्वनाम जो है ये बनाया गया है आप सर्वनाम में का प्रत्यय जोड़कर, तो जब जोड़कर बनाया गया है प्रत्यय, तो ये सार्वनामिक विशेषण कैसा होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। कैसा सार्वनामिक विशेषण होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। समझ में आई बात। अगर यहीं पर लिख देते कि यह घर, मैं लिख देता कि यह घर बहुत बड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, यह घर बहुत बड़ा है में अगर पूछा जाए यह शब्द कौन सा विशेषण होगा, तो यह हो गया सर्वनाम, घर हो गया जातिवाचक संज्ञा, बड़ा हो गया विशेषण, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, विशेष बन जाएगी, और यह क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब पूछे मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा या यौगिक होगा, तो यहाँ पर यह सर्वनाम मूल रूप में है, तो इसलिए कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा, तो आप बता देना कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों बातें आपको समझ में आई। जैसे हम लिख दें एक वाक्य, यह लड़की बहुत ईमानदार है। अगर हम लिख दें यह लड़की बहुत ईमानदार है, यह लड़की बहुत ईमानदार है। अगर बात की जाए यहाँ पर यह शब्द मौलिक सार्वनामिक विशेषण है या यौगिक, तो यहाँ पर आप देखोगे यह शब्द मूल रूप में है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर देखेंगे लड़की शब्द संज्ञा है जातिवाचक, ईमानदार शब्द विशेषण है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, यहाँ पर विशेष से बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष को भी जान लेंगे, कौन सा विशेषण होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह भी हमको पता चल जाएगा। अब जैसे हम लिख दें ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कठिन है। अब यहां पर पूछे कि ऐसा शब्द कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा, तो ऐसा तो कोई मूल सर्वनाम है नहीं, यहां से बना है ऐसा, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा कि नहीं होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, इसी की तो विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ध्यान देना होगा, यौगिक और मौलिक सार्वनामिक विशेषणों की पहचान आप कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे विशेषणों की अवस्थाएं, विशेषणों की अवस्थाएं। तो विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, आप सभी लोग जानते हो, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दूसरी होती है उत्तमावस्था, और तीसरा जो अवस्था है, तीसरी जो अवस्था है वो है दूसरी उत्तरावस्था, हम लिख देते हैं, ये तीसरा कर देते हैं। दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। क्लियर।
अब ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, कभी कभी एग्जाम में विशेषण से प्रश्न पूछता है कि किस अवस्था में है विशेषण, तो आपको जानना होगा ये मूलावस्था क्या होता है और उत्तरावस्था क्या होता है और उत्तमावस्था क्या होता है। तो समझ लीजिएगा मूलावस्था विशेषण किसे कहते हैं। मूलावस्था, मूलावस्था जो होता है ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई तुलना नहीं होती। विशेषण शब्द सामान्य तरीके से किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो जब तुलना ना की जाए, सामान्य रूप से विशेषता प्रकट की जाए, तो विशेषण किस अवस्था में होगा, मूलावस्था में। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसमें तुलना नहीं होती, तुलना नहीं की जाती या नहीं होती, विशेषण सामान्य रूप से विशेषता प्रकट करता है, विशेषण सामान्य रूप से विशेषता प्रकट करता है। तो जब विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं दिया होता और विशेषण सामान्य ढंग से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, तो यही अवस्था क्या कहलाती है, मूलावस्था कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और भी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया एक उदाहरण कि मोहन ईमानदार है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया कि मोहन कैसा है, ईमानदार है। अब यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, ईमानदार है। क्या किसी से तुलना हुई है, नहीं, तुलना नहीं की गई है, सामान्य ढंग से विशेषता प्रकट की गई है। तो ईमानदार शब्द किस अवस्था में हो गया, मूलावस्था में हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरी जो अवस्था है उत्तरावस्था, इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, तुलना होती है कितने के बीच, दो के बीच तुलना होगी। दो व्यक्ति के बीच हो सकती है, दो वस्तु के बीच हो सकती है, दो स्थान के बीच, यानी दो संज्ञाओं के बीच तुलना होगी। और तुलना करके किसी एक को अधिक या कम बताया जाएगा, किसी एक को अधिक या कम बताया जाए, तो वहां पर विशेषण किस अवस्था में होगा, मूलावस्था में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा, उत्तरावस्था में होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दें कि मोहन राकेश से अच्छा है, मोहन राकेश से अच्छा है। अब यहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर मोहन और राकेश के बीच तुलना हुई, जिसमें मोहन को राकेश से अच्छा बताया गया। तो यहाँ पर अच्छा शब्द किस अवस्था में होगा, तो आप बता देना, अच्छा शब्द किस अवस्था में होगा, उत्तरावस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, उत्तरावस्था में होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरी जो अवस्था है उत्तमावस्था, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सुपरलेटिव डिग्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें जो तुलना होती है, दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना होती है, दो से अधिक के बीच तुलना, यानी दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना होगी। और तुलना करके क्या किया जाएगा, किसी एक को सर्वाधिक या सबसे कम बताया जाएगा, किसी एक को सर्वाधिक या सबसे कम बताया जाएगा। तो विशेषण किस अवस्था में हो जाएगा, उत्तमावस्था में। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, एवरेस्ट सबसे ऊंची पहाड़ी है, या हम लिख दें सर्वोच्च पहाड़ी है। एवरेस्ट सर्वोच्च पहाड़ी है कहने का मतलब क्या होगा कि सभी पहाड़ियों की तुलना की गई, उसके बाद एवरेस्ट को क्या बताया गया, सर्वोच्च बताया गया। तो यहाँ पर सर्वोच्च शब्द किस अवस्था में हो जाएगा, उत्तमावस्था में हो जाएगा। सर्वोच्च शब्द किस अवस्था में, उत्तमावस्था में। जैसे हम लिख दें, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, अधिकतम अन्न होता है। अब यहाँ पर अधिकतम शब्द देखिए किस अवस्था में है, इसका मतलब सबसे अधिक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम शब्द हो जाएगा उत्तमावस्था में।
उत्तमावस्था। ऐसे ही हम कह सकते हैं बंगाल में सबसे अधिक पटसन होता है। इसका मतलब सभी राज्यों की तुलना करके बंगाल के बारे में बताया गया सबसे अधिक शब्द किस अवस्था में। अब यहां पर देखिएगा, अगर शब्द पूछ ले तब तो आप तुरंत पहचान जाओगे। जैसे हम इधर लिख दे रहे हैं मूलावस्था, मूलावस्था, बीच में लिख दे रहे हैं उत्तरावस्था और एक साइड लिख दे रहे हैं उत्तमावस्था। तो मूलावस्था से अगर उत्तरावस्था में कोई शब्द बदलना हो तो हम तर जोड़ देते हैं, प्लस तर कर देंगे तो उत्तरावस्था और प्लस तम कर देंगे तो उत्तमावस्था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दे रहे हैं लघु, लघु मूलावस्था में लेकिन लघुत्तर उत्तरावस्था में, और तम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लघुत्तम, ये हो जाएगा उत्तमावस्था में। जैसे है निम्न, निम्न मूलावस्था और इसका उत्तरावस्था क्या होगा, निम्नतर, और इसका उत्तमावस्था क्या हो जाएगा, निम्नतम। ऐसे है विरहत, विरहत्तर, और क्या हो जाएगा उत्तमावस्था विरहत्तम। ऐसे है निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतर, निकृष्टतम। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम तर जोड़ देते हैं तो उत्तरावस्था में हो जाता है और जब हम तम जोड़ देते हैं तो उत्तमावस्था में हो जाता है। इस प्रकार से हमने विशेषण का जो टॉपिक था वो समाप्त किया। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, क्रिया से संबंधित प्रश्नों को लेकर, क्रिया टॉपिक लेकर। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में सकर्मक और अकर्मक क्रिया से सवाल पूछता है तो कम आता है और आप एग्जाम में गलती कर देते हो। तो चलिए अगले वीडियो में हम अच्छे से क्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,